नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको हमने एक महीने पहले लगभग 28 फरवरी को इस चैनल के माध्यम से उठाया था और वो ख़ास बात थी भोपाल के पास के जंगलों से निकलने वाली बेतरवती यानी बेतवा नदी के उद्गम स्थल का। दरअसल बेतवा जी का उद्गम स्थल झिरी करके एक गांव है जहां से वो निकलती है। बहुत छोटी सी जगह है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस जगह को कुछ लोगों ने सीमेंट या कुछ चीज़ डालकर बंद कर दिया था या कुछ अंदर उसकी सेंटरिंग कर दी थी। उसके बाद पानी बंद हो गया था और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो सूख गया था। अब इस पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पानी के जो एक तरह से चिंता करने वाले लोग हैं, उसमें सुभाष सी पांडे हैं। उन्होंने वहाँ जाकर देखकर इस पर एक वीडियो क्लिपिंग बनाई और वो वीडियो क्लिपिंग उन्होंने जारी कर दी सोशल मीडिया पर। लगभग 2 लाख लोगों ने उसको शेयर किया और देखा। इसके बाद इस पर जब पूरी मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता जाहिर हुई तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर चिंता जताते हुए अपने अफसरों से कहा कि वहां जाकर देखें और जिसने भी गड़बड़ी की है उसको सुधारें और बेतवा जी के उद्गम स्थल को फिर से ठीक किया जाए। तो हमने तो कहा था कि बेतवा नदी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है, क्योंकि उद्गम स्थल पर ही जब पानी बंद कर दिया जाएगा तो इसी पर हमने एक लंबी चर्चा की थी 28 फरवरी को। और आज खुशी का दिन है कि 4 अप्रैल को जब हम बात कर रहे हैं तो माँ बेतवा लौट आई हैं। लोग कहते हैं ना कि माँ कभी किसी से नाराज़ नहीं होती। हमने तो पूरी व्यवस्था की थी कि वो लौटने ना पाएँ, लेकिन उनके कुछ पुत्रों ने मेहनत की और उनकी वजह से वो लौट आई। हम श्रेय दे सकते हैं प्रशासन को, मीडिया को, आम लोगों को, लेकिन उनके लौटने की वजह तो वो खुद है। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये कि दीपाली रस्तोगी है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, IAS ऑफिसर है, उनको मुख्यमंत्री ने जिम्मा सौंपा था। इसके साथ साथ कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र सिंह, रायसेन कलेक्टर विश्वकर्मा जी, उसके साथ जिला जनपद के जिला पंचायत के जो CO हैं, उससे लेकर फॉरेस्ट के अधिकारी की हम बात करें, सब ने मेहनत की और नतीजा ये कि वहाँ से फिर धार फूट पड़ी है और हम सब आज बहुत खुश है कि बेतवा लौट आई है और सबकी मेहनत रंग लाई है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे 3 विशेष मेहमान और उसमें सबसे खास बात है यह है कि मध्य प्रदेश के देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, इनका वास्ता भी विदिशा जिले से है, जहां इनका अपना गांव भी है और बेतवा नदी उनके क्षेत्र से बहती है। तो सबसे पहले तो मैं शर्मा जी को बहुत बधाई भी दूंगा और ये शुभकामना भी कि जो उन्होंने चिंता जताई थी वो चिंता जो है एक तरह से अच्छे काम में तब्दील हुई, माँ लौट आई है। हमारे साथ कमल राठी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने भी बेतवा नदी को उद्गम स्थल पर काफ़ी चिंता जताई, खुद वहाँ गए, लोगों से बातचीत की और अधिकारियों से भी चर्चा की। साथ में बैठे योगेश जी पत्रकार भी हैं, एक तरह से बहुत अच्छे ध्रुपद के गायक भी हैं, देश के नामचीन गायकों में उनका नाम शामिल है और प्रकृति के साधनों से या प्रकृति से बड़ा प्रेम करते हैं। तो युगराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं कि माँ बेतवा तो लौट आई हैं, उनके लिए प्रशासन को हम साधुवाद करते हैं और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद करते हैं। इसमें सुभाष सी पांडे जी का भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस पर पहल की। उमाशंकर तिवारी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी बहुत साधुवाद है। तो बहुत सारे लोग हैं, लंबी फहरिस्त है, लेकिन जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि बेतवा के उद्गम स्थल को जिस ढंग से नादानी में रोक दिया गया था, पानी बंद हो गया था, अब वो लौट आया है। इसके साथ माँ नर्मदा भी संकट में है, आप चाहें तो उस पर भी बोल सकते हैं। शर्मा जी। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने भी वो जो उद्गम स्थल सूख गया था झिरी गांव का, जिन्होंने भी उसके लिए प्रयास किया और पुनः वो फिर से जीवंत हो गया, उसके लिए उन सब लोगों को प्रणाम करता हूं, सबको साधुवाद। बेतवा नदी, कल्पना कर सकते हैं राघवेंद्र जी, बेतवा नदी जो सृष्टि की प्राचीनतम रचनाओं में से जो नदी है उसमें से बेतवा एक है। ये जो पूरा ट्रैक है अरावली पर्वत का, विंध्याचल का, सतपुड़ा के बीच का, ये तब भी यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास आरंभ हो गया था जब हिमालय नहीं था, वो यूरेशिया प्लेट का विखंडन नहीं हुआ था, यूरोप अस्तित्व में नहीं आया था। बेतवा नदी का उल्लेख पुराणों में भी आता है, श्रीमद् महाभारत पुराण में भी आता है और कुल मिलाकर के ये फिर यमुना की सहायक नदी है। और इस नदी के पानी की 2 विशेषताएं हैं।
आसपास का जो पूरा वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में ऐसी औषधियां हैं, जो वनौषधियां ऐसी हैं जो मानवीय, जो जिसको हम आज की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप इस पूरी पट्टी में देखेंगे, बेतवा की पूरी पट्टी में, यहाँ से निकल करके विदिशा, विदिशा से ललितपुर देखेंगे, वो बुंदेलखंड क्रॉस करते हुए जब उत्तर प्रदेश में जाती है, तो इसके आसपास के लोगों में स्वाभाविक एनर्जेटिक लोग मिलेंगे। ये ठीक है कि पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, लेकिन एनर्जेटिक लोग मिलेंगे। और कहीं ना कहीं उनमें स्वत्व और स्वाभिमान ऐसा है, आप इतिहास देख लीजिए 1000 वर्ष का, बेतवा नदी के किनारे के लोगों ने कभी सरेंडर नहीं किया और स्वाभिमान स्वत्व के लिए हमेशा संघर्ष किया। तो वो जो झिरी गांव था, जो गौमुख जैसा उसका था, तो आसपास के लोगों ने वहां पर कुछ पक्के निर्माण कर दिए, कुछ पेड़ कट गए। उसके आसपास ऐसे पेड़ भी पाए जाते थे जो जल का संचय करके जमीन के भीतर भेजते हैं। ये जो वृक्ष लगे रहते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, तो वो ऐसे पेड़ थे। इसके आसपास वाकणकर जी ने 2.5 लाख वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष भी खोजे थे। उन्होंने पूरी बेतवा पट्टी के आसपास पदयात्रा की थी। भोपाल में उनके 2-3 शिष्य थे जो उनके साथ रहे, एक पत्रकार थे, एक प्रोफेसर थी, महिला थी। तो कुल मिलाकर के वो साथ रहे, और वो सारे अंश जो वाकणकर शोध संस्थान उज्जैन का है उसमें सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर के जहां मानव सभ्यता का जो सबसे प्राचीन था, उसको बेतवा नदी, बेत्रवती, इसका पुराणों में नाम बेत्रवती आता है, इसका जो आज हुआ है, मैं समझता हूं ये बहुत सुंदर कार्य है। ये मानव सभ्यता के हित में ये सारा का सारा कार्य है। उन सबको साधुवाद। बिल्कुल। दरअसल ये जो उद्गम स्थल है, वैसे तो लगभग 2 साल से यहाँ से पानी निकलना बंद हो गया था, लेकिन इस पर जब लोगों की नज़र पड़ी, जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने इसको एक तरह से अभियान बनाया, चिंता जताई, और उसके चलते आज नतीजा ये है कि वो लौट आई हैं, पानी की वहाँ से कलकल धारा बह रही है, और उम्मीद करते हैं कि वो अब बनी रहेंगी हम लोग के साथ। राठी जी, आपकी इस पर राय? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रहलाद पटेल जी का काफ़ी साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफ़ी सिंसियरली इस विषय को चुना और मॉनिटरिंग करते हुए हमारे प्रमुख सचिव श्री दीपाली रस्तोगी मैडम को जिम्मेदारी दी, और उनके द्वारा विभिन्न विभागों को जोड़कर लगभग 150-200 लोगों की बैठक कर ऐसा कार्य योजना बनाई। मतलब ये देखिए, नहीं तो क्या होता है, जैसे थानों का हम पिक्चरों में देखते हैं कि ये सीमा खत्म हो गई, अगले थाने की सीमा शुरू हो गई, तो वैसा ना करते हुए सभी विभागों को समाहित कर, मतलब देखिए मुट्ठी बनी, उंगलियां अलग अलग होती तो शायद नहीं होता, ये जब मुट्ठी बनी तो शक्ति का और प्राकृतिक जो उनकी मेहनत थी उसको प्रकृति में सहारा, और कल वहाँ बारिश का दौर भी उस क्षेत्र में आया, और वो एक स्टॉप डैम्स और जो बनाए गए वो तत्काल बेतवा को वापस पुनः जीवित कर दिया। अब जिस हिसाब से पूरा वर्किंग प्लान बन रहा है, कार्य योजना बन रही है, जिसमें एक छोटा सा सुझाव मैं और आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र आप ग्रासलैंड का भी विकसित करें। ऐसा नहीं कि आप पेड़ ही पेड़ लगा दें, अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ भी लगा देंगे तो उससे भी नुकसान ही होगा। तो कुछ ऐसा ग्रासलैंड भी रखें, जैसे आप खेती में आजकल देखते हैं कि पन्नी बिछा के भी खेती की जाती है, बीच बीच में पौधे होते हैं, बाजू में पन्नी, कि मिट्टी उसका सॉइल का मॉइस्चर बना रहे, वो एवापोरेट ना हो। तो अगर हम ये सब चीज़ें एक साइंटिफिक वे से और सभी को साथ लेके, जो ट्रेंच की बात भी वन विभाग के अफसर वहाँ कर रहे हैं, और जो मेरी और भी अफसरों से बात हो रही है कि माननीय मंत्री जी भी शायद वहाँ पहुँचने वाले हैं इन सब का काम का निरीक्षण करने, तो सभी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता, जागरूक जनता, मीडिया संस्थान, और इन सबको मैं आपके माध्यम से, और डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे जी को और सबको मैं बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि इस चीज़ को देखें। और देखिए 1.5-2 महीने में ये चीज़ हो गई, मतलब कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम अगर नर्मदा माँ की देखें या और कोई जल स्रोत को हम देखें, तो ये 3 महीने जो हमारा जल स्रोतों को लेकर उत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है, अगर ऐसी टीम वर्क के साथ सभी विभागों के तालमेल के साथ करेंगे तो हम इस 3 महीने में न जाने कैसे कैसे रिजल्ट इस मध्य प्रदेश को अग्रणी इन रिजल्टों में लाने का प्रयास कर सकते हैं। योगीराज जी, देखिए, आप छोटा सा काम हम कह सकते हैं, लेकिन बड़ा उसमें परिणाम आया है। छोटा सा काम इसलिए कि 2 जिलों के कलेक्टर, एक IAS ऑफिसर जो सीनियर IAS दीपाली रस्तोगी, और कुछ मीडिया और काम करने वाले जो ज़मीन पे काम करते हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनकी वजह से हम वापस इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आज खुशी है, उत्साह देखिए आप,
शर्मा जी तो खैर उसी बेतवती नदी के ही पुत्र माने जाएंगे, लेकिन कमल राठी जी खुश हैं, पांडे जी जिनकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो खुश होंगे, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई और सब मिलकर इतनी पॉजिटिविटी है कि सब, कभी हम सरकार की आलोचना करते थकते नहीं थे, जिला प्रशासन की आलोचना, सरकार की आलोचना, क्योंकि वो कई बार काम ऐसे करते थे। छोटा सा भी एक काम हो गया है, मैंने छोटा सा मेहनत छोटी सी लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा, तो देखिए आप, धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाओं के बाढ़ आई हुई है। आपकी राय, ये जो सब है भोपाल से निकलती हैं, वो रायसेन से होती हुई फिर विदिशा, उसके बाद ओरछा, जो सबसे खास बात है जहाँ राम राजा मंदिर है वहाँ से भी निकल के जाती है ओरछा से। तो इनकी लंबी यात्रा है लेकिन पूरे इलाके को हरा भरा करती हुई जाती है और औषधि गुणों से भी भरपूर है। हम भोपाल की बात करें तो 19 किलोमीटर की लगभग दूरी यहाँ से वो तय करके जाती है। कोलार जो एक भोपाल की बड़ी टाउनशिप है वो उस इलाके से भी गुजरती है। तो मुझे लगता है कि बेतवा नदी या बेतवा माई के जरिए ये संदेश भी हुआ कि ये गर्मी के मौसम में शहरों के, गांव के जो कुएं हैं, जो बावड़ियाँ हैं, जो तालाब जो लोग भर देते हैं उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी अभियान की ज़रूरत है। आपकी इस पर राय? देखिए राघवेंद्र जी, कितना पुनीत अवसर है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ये साक्षात माई की कृपा का ही स्वरूप है कि आप देखिए नवरात्रि के मौसम में, नवरात्रि के पर्व के दौरान बेतवा नदी का उद्गम दोबारा से वो अपनी धारा में बहने को तैयार है। ये बात सही है कि ये जो भी इसमें भागी बने, भागीदार बने, उनको तो बधाई की पात्र है ही। और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कहीं यज्ञ हो रहा हो और सब ने छोटी छोटी आहुति डाली, तो ये सब यज्ञ में आहुति डालने वाले लोग थे, लेकिन उस यज्ञ का सुफल निकला और इतने बढ़िया मौके पर निकला कि आप बताइए इससे अच्छा अवसर हो क्या सकता है। बिल्कुल, कि नवरात्रि के अवसर पर दोबारा धार उनकी फूट पड़ी। मेरा तो सुझाव ये है, प्रशासन, मंत्री जी और तमाम तरह के जो लोग वहाँ हैं, अब चूंकि ये मौका ऐसा है नवरात्रि के मौके पर, वहाँ एक बड़ा तीर्थ स्थल विकसित करना चाहिए। ये नदी के रूप में ही केवल नहीं, वो गांव ऐसा है, आप लोग तो सब वहाँ गए हैं, प्राकृतिक रूप से भरपूर है, बड़ा खूबसूरत है और वो एक ऐसा स्थान है कि भोपाल के पास बहुत बड़ा तीर्थ स्थल वो बन सकता है। तो मुझे केवल यही नहीं कि वो एक नदी का मुहाना शुरू हो गया या वो बेतवती का, जैसा कि शर्मा जी ने बताया, उसका पौराणिक ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन वो साक्षात माँ के रूप में प्रकट हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मौके को लपकना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, और अब वहाँ और समाज को भी अब वहाँ पुण्य स्थल है तो तीर्थ बनना ही चाहिए वहाँ। और जब हम ऐसे स्थलों पर एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे धार्मिक, रिलीजियस, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि अब दोबारा ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, कोई उनका मुहाना बंद करने की हिम्मत भी कर सके। बिल्कुल। शर्मा जी, आपने कहा था कि हरि विष्णु वाकड़कर जी और उनके शिष्य यहाँ काम करते थे और उन्होंने कई जो शलाशय या भित्ति चित्रों का भी एक तरह से खोज की। तो भोपाल में जिन प्रोफेसर की आप बात करते थे वो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी का भी एक बड़ा नाम है, जिन्होंने ये जो पौराणिक या जो पुरातत्व की महत्व की चीज़ें हैं उनकी खोज की और साथ में नदियों के किनारों के बारे में भी उन्होंने काफ़ी लिखा। तो सीधी सी बात है कि कालिदास की रचित मेघदूत में भी इनका जिक्र मिलता है, बेतवा माई का या बेतवा नदी की हम बात करें तो इसमें जो चिंता की बात अब आएगी, जैसा योगराज जी ने कहा कि वो एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जब विकास होगा तो फिर उसके साथ साथ कई दुर्गुण भी आते हैं। वहाँ फिर इतना हो कि नदी को कोई क्षति ना पहुँचे, नदी की जो जलधारा है उसके आसपास किसी किस्म का कोई निर्माण ना हो। जैसा राठी जी बता रहे थे कि आप पेड़ तो लगाएं, फिर लेकिन ऐसे पेड़ कई बार नुकसान भी करते हैं कि उसकी जड़ें जब पहुंचती है अंदर तो कई बार वो रोक देते हैं। हालांकि पानी को कोई रोक नहीं सकता, पानी और ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जिनको कोई रोक नहीं सकता, वो अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि उस उद्गम स्थल को बचाए रखना चाहिए और सामाजिक जागृति की बहुत ज़रूरत है। अगर सामाजिक जागृति ना होती इस पूरे अभियान में तो शायद बेतवा जी दोबारा लौट नहीं पाती। हमें लगता है कि हमारी छोटी सी पुकार पे वो इसलिए वापस आई है कि आप मुझे पुकारेंगे तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ आप बदसलूकी मत करिए, मुझे आहत मत करिए। और यही बात नर्मदा जी पर भी है। मुझे लगता है कि इसके बाद जो बड़ी नदियों में बात करते हैं, देश की बड़ी नदियों में बेतवा जी के बाद नर्मदा जी का नंबर है, वो भी कई जगह से सूख रही है। कल ही हमने इसका जिक्र किया था कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ उनकी धार टूट रही है। महाशीर नाम की मछली जो बहुतायत पाई जाती थी अब वो 2% रह गई है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी चिंता की ज़रूरत है। प्रहलाद पटेल पहुंच रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव खुद चिंता कर रहे हैं, तो बेतवा जी के बाद नर्मदा जी की पर भी चिंता की ज़रूरत है। आपकी दोनों मामलों में राय?
नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव योगी राज जी ने दिया। और फिर वहाँ पर एक तीर्थ स्थल का भी रहा है, और वहाँ एक विशाल शिव मंदिर रहा है, जिसको तोड़ने का शाहजहां के काल में आता है कि चूंकि समय पर यहाँ उन दोनों जो गोंडवाने के शासक थे, उन्होंने समय पर, इन्होंने और बाड़ी ने समय पर राजस्व नहीं चुकाया था, तो उनको दरबार में तलब किया, और वो एक लंबा किस्सा है। तो उस समय वो मंदिर के क्षतिग्रस्त हुआ और धीरे धीरे वो समय के साथ समाप्त भी हो गया। तो वाकई वहाँ पर स्थल को डेवलप इस तरीके से होना चाहिए। और फिर वहाँ पर विकास, ये सरकार तो कर ही रही है, सरकार का चूंकि नारा ही है विकास के साथ विरासत, तो विरासत सहेजने का वो काम कर रहे हैं, नदी जोड़ो अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा राघवन जी, सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। वहां के जो लोग हैं उनको यदि खेती अच्छी होती है और धरती का जो वाटर लेवल है वो अगर ठीक से रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जल स्रोतों के कारण ही रहता है। तो ये जल स्रोत तभी होंगे जब धरती भी पर्याप्त पानी पी लेगी। हमको इस बात को अच्छी तरीके से समझना है कि भारत में पूरी दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया का 40% पानी है। ऐसी स्थिति में हमको अपने सारे जल स्रोतों को बचा करके रखना, और खासतौर से जहां सभ्यता का विकास हुआ, जैसे कि ये जो बेतवा नदी का किनारा है, इसके किनारे भगवान कृष्ण भी आए हैं और इसके किनारे भगवान राम भी आए हैं। राम जी ने अपने अनुज शत्रुघ्न के पुत्र को, शत्रुघाती को, ये क्षेत्र अलाट किया था। तो नर्मदा से नीचे की पूरी पट्टी जो है, ये राम जी मतलब कुल मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र का और बेतवा नदी का वहां से मिलता है। अब लोगों को ये चाहिए कि उसके आसपास ऐसे खासतौर से पीपल के वृक्ष हो सकते हैं, बड़ का पेड़ हो सकता है, और ये जो इस तरह के पेड़ हैं, ये इस तरह के पेड़ लगाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में वो क्षमता होती है, उसकी जड़ें जल का संचय करती हैं और धरती को देता है। बील के पेड़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो परंपरागत पेड़ हैं, ये जो आधुनिक यूकेलिप्टस टाइप पेड़ ना लगे उसमें, जो फलदार और छायादार पेड़ हैं, जो धरती के जल का संचय करके संरक्षण करते हैं, ऐसे पेड़ लगाएं। और मैं समझता हूं जो हमारे यहाँ कहा गया है कि करीब 100 हाथ तक कोई निर्माण कार्य ना हो, नदी के किनारे कोई झोपड़ी तक ना बने, और फिर पेड़ों में पर्याप्त दूरी भी हो। पूरा का पूरा अथर्ववेद में आता है कि कितनी दूरी वृक्षों के बीच में हो, नदियों के किनारे कितनी हाथ छोड़ करके आप निर्माण करें। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि नदी के किनारे से 25 हाथ दूर तक आप बाथरूम ना करें, और बाथरूम करें तो नदी की तरह पीट करके करें। तो ये जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक साधनों को और जल के संरक्षण का भारतीय वाङ्मय में जो सारा का सारा वर्णन है, ये समाज की जागरूकता के लिए जरूरी है। सरकार एक दिन आई कि इंजीनियर आ गए और कर करके चले गए, लेकिन बाकी उसके संरक्षण का काम सामाजिक जागृति से होगा। उसके आसपास के, आपके माध्यम से मैं उसके आसपास के गाँव के सारे निवासियों को कहना चाहता हूँ कि पूरी की नदी के किनारे न केवल उद्गम स्थल, बल्कि ये नदी जहाँ जहाँ से जा रही है, उन पूरे सारे के सारे स्थलों पर, वहाँ से निकल करके फिर ये भोजपुर के रास्ते आगे विदिशा और रायसेन, और फिर ललितपुर, ये पूरी उसकी पटरी है, और फिर जाती है उत्तर प्रदेश में जाती है। तो कुल मिलाकर के सारे निवासियों को ये चाहिए कि जल का संरक्षण करें, अन्यथा आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा अगर पानी प्रदूषित रहा और पानी नहीं मिल पाया आने वाली पीढ़ी को। तो बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि अगला युद्ध जो है विश्व युद्ध वो पानी को लेकर होगा। तो मुझे लगता है कि कभी पेट्रोल की बहुत कीमत होती थी, जिनके यहाँ जैसे सऊदी अरब की हम बात करें, गल्फ कंट्रीज़ की, खाड़ी देशों में, वहाँ पेट्रोल की वजह से वो रेतीले इलाकों को उन्होंने जैसे जन्नत बनाने की कोशिश की। लेकिन सवाल है कि भारत में जो जल है, इसको अगर हमने नहीं सहेजा तो 150 करोड़ की आबादी जो आगे बढ़ रही है निरंतर, वो संकट में पड़ जाएगी। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं, पानी के जानकार हैं, नदियों को बचाने पर जो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने कहा कि जो भारतीय जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के विशेषज्ञों की राय लेकर न केवल बेतवा के उद्गम स्थल की बात करें, राठी जी, उन तमाम जलाशयों की बात करनी चाहिए जो पहले कभी पेयजल के स्रोत थे, अब वो सूख रहे हैं या सूख चुके हैं, उनको फिर से वापस लाने की जरूरत है, पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आपकी छोटी टिप्पणी। बिल्कुल, इस और तो वही अभी जो गंगा संवर्धन, अभी एक 3 महीने की योजना भी शासन चला रहा है। लेकिन जो आपने कहा, थोड़ा सा मैं इस बात पे असहमत हूँ कि वहाँ पर बहुत बड़ा कोई धार्मिक स्थल बन जाए। इसलिए असहमत हूँ कि वो पूरा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ रिच है। आज की तारीख में पूरा क्षेत्र बाघ, तेंदुआ और सबसे बड़ा रिच घना है। अगर हम उसमें मानव दखल वहाँ बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट जो भी काम हो वो नियम के मुताबिक हो। अगर वो
उसमें सेंचुरी में आता है, अभ्यारण्य में है, अभ्यारण्य का हिस्सा है तो वो। जाहिर सी बात है कि उसमें वो सब चीजें पालन किया जाएगा जो उसके नियम है अभ्यारण्य के। और उससे लगी हुई नदी जब चलती है, और अब जब उद्गम से शुरू हुआ है, तो ये पूरा जो योजना है ये उद्गम तक ही सीमित न होते हुए ये पूरे बेतवा नदी जितना मध्य प्रदेश में क्रॉस कर रही जी। है, और उसके बाद भी सभी जगह डबल इंजन की सरकार है। अगर बात करें तो वहां तक भी इस वजह से, खास हम मंडीदीप की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण मंडीदीप बेतवा नदी में करता है। तो इन सब चीज़ों को भी साथ में अगर समाहित करके पूरी नदी के लिए एक बहुत अच्छी योजना बन जाए, और एक पायलट प्रोजेक्ट कह ले एक नदी के लिए इतना अच्छा बन जाए कि नदी एकदम साफ एंड पॉइंट तक अपने जा सके, फर्स्ट ऑर्डर से आखिरी ऑर्डर जो ड्रेन का है वो वहाँ तक एकदम कलकल करता और साफ पानी पहुँचे, तो मुझे लगता है उससे बड़ी सफलता देश के लिए कुछ नहीं होगी। आपने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक प्रोजेक्ट की जरूरत है। जी, पायलट प्रोजेक्ट तो सरकारें बनाती हैं और हम समझते हैं कि वो कई बार भ्रष्टाचार के जरिए बन जाते हैं और लोग उसमें पायलट प्रोजेक्ट में पैसा कमा के निकल जाते हैं और पायलट प्रोजेक्ट धरे रह जाते हैं। भोपाल माने देश भर में जो स्मार्ट सिटी है वो इसका एक सबसे ताज़ा उदाहरण है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपए आए, लेकिन आप देखिए कि स्मार्ट के नाम पर हम भोपाल का जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा नहीं है। यही जहाँ जहाँ भी खबरें आती हैं वो ठीक नहीं है। तो पायलट प्रोजेक्ट तो अपनी जगह है, उसमें जब पब्लिक का प्रोजेक्ट जुड़ेगा, क्योंकि ये जो नर्मदा उद्गम है स्थल है बेतवा जी का, वो किसी पायलट प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आया, ये तो पब्लिक प्रोजेक्ट हुआ और उसकी वजह से सरकार जागी। मुख्यमंत्री जी ने इसमें, डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया, अफसरों को निर्देश दिए। नहीं तो आप बताइए कि किसी IAS अफसर को फिक्र है, किसी कलेक्टर को, कोई दीपाली रस्तोगी जी, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो अभी जिनको दरकार है कि तत्काल शासन मदद करे, लेकिन समाज की जागृति नहीं है, वो चीज़ें वैसी पड़ी हुई हैं। तो योगी राज जी, इसमें सरकार की जागृति के एक्टिवनेस के साथ साथ पब्लिक की भी, माने समाज की जागृति बहुत जरूरी, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। आपकी राय, पायलट प्रोजेक्ट हो लेकिन उसमें पब्लिक प्रोजेक्शन भी होना चाहिए। नहीं, वो तो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रथम आप ये देखिए कि उसके प्रथम कर्ता धर्ता कौन है? आसपास रहने वाले लोग। यदि वो इस चीज़ को बार बार उस ध्यान दिलाएं और उसको लेकर खुद संकल्पित हों तो पूरा कारवा जुड़ जाता है। अभी भी तो यही हुआ, एक ने, पांडे जी ने उसको वीडियो बनाया और उसको वायरल किया और सारा कारवा जुड़ता चला गया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये पब्लिक की बहुत सहभागिता की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ तो चूंकि नदियों को माँ का दर्जा, तीर्थों का दर्जा दिया ही गया, तो हमारे यहाँ नदियों को लेकर अतिरिक्त लोग सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जबकि ये बात बिल्कुल सही है कि नदियों के किनारे को गंदे करने वाले भी लोग ही, तो उनको इस बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। ये साक्षात माँ है, तो हमें उस हिसाब से अनुसार बर्ताव करना चाहिए। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हमको देखने को मिल रही हैं। कल्पना कीजिए, अभी हम कुंभ लगा, आज कहा जाता गंगा जमुना सरस्वती का संगम था वो। सरस्वती भी कभी इतनी विशाल नदी थी, लेकिन वो विलुप्त हो गई। और इलाहाबाद भी मत जाइए आप, ये उज्जैन चले जाइए, क्षिप्रा सूख चुकी थी। लेकिन ये सबके भागीरथी प्रयास थे, सरकार के, लोगों के, पब्लिक के, कि वो दोबारा से पुनर्जीवित हुई। साबरमती जो अहमदाबाद में एक तरह से बिल्कुल बरसात में भी सूख जाती थी, उसको कितना बढ़िया वहाँ काम हुआ। और आज रिवर फ्रंट डेवलप हुआ और जापान और अमेरिका के राष्ट्रपति झूला झूल रहे हैं उसके रिवर फ्रंट के किनारे। तो निश्चित तौर पर सरकार और पब्लिक मिलकर चाहे तो बहुत बढ़िया काम होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अब माँ ने साक्षात आहट दी है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि विशेष कृपा है और अब सारे काम होंगे वहाँ और बहुत बढ़िया एक स्थल वहाँ बनेगा और सबके समन्वित प्रयास तो चल ही रहे हैं जी। पर्व अच्छा है, मौका अच्छा है और प्रकटीकरण हुआ है, तो सब कुछ आगे भी अच्छा ही होगा। ऐसा अभी 1-2 मिनट का समय है, तो मैं सिर्फ शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि नर्मदा परिक्रमा का एक बड़ा इलाका है 3500 किलोमीटर का, और लाखों परिक्रमावासी उनकी परिक्रमा करते हैं, आराधना करते हैं, और कम से कम इतने ही हो जाए सरकार की और समाज की तरफ से कि जितने भी गांव नर्मदा जी के किनारे बसे हुए हैं वो हर गांव एक बैनर पोस्टर लगा दे कि माई में नर्मदा जी में कोई गंदगी नहीं करेगा। खासतौर से वो भक्त जो वहाँ जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, वहाँ तक ठीक है, फूल चढ़ाते हैं, वो भी माँ के प्रभाव में बह जाता है, उनकी गति जैसी है। लेकिन जो प्लास्टिक की पन्नियाँ छोड़ कर आते हैं, माचिस की डिब्बियाँ छोड़ देते हैं, अगरबत्ती के जो पुड़े होते हैं पैकेट वो वहाँ छोड़ कर आते हैं। और अब तो एक नई परंपरा चल गई कि लोग वस्त्र वहीं छोड़ कर आते हैं, चाहे वो गद्दे, तकिए, चादर, कपड़े, पैंट, शर्ट, वो सब छोड़ने की परंपरा अगर नर्मदा के किनारे के गांव ये तय कर लें तो 3500 किलोमीटर के जो इलाका है उसके सैकड़ों गांव, हजारों गांव हैं,
अगर वो सिर्फ अभियान चला दे तो मुझे लगता है कि सरकार की ज़रूरत की कोशिश के बिना नर्मदा जी को हम पहले से बेहतर कर सकते हैं। आपकी इस पर छोटी सी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं सामाजिक जागृति की, निश्चित रूप से ये समाज को ये चाहिए कि वो उसके नदियों के आसपास के निर्माण के साथ साथ जो उनकी आस्था है और आस्था के कारण हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वहां गंदगी जो छोड़ देते हैं, कई पुराने कपड़े छोड़ के चले आएंगे, कई कुछ करेंगे। तो ये जो बात है नारियल से लेकर के अगरबत्ती से लेकर के फूल ट्रकों से निकलते हैं, ट्रकों से सारा का सारा, और कोशिश करेंगे क्योंकि अगर धारा कम है तो फिर फूल बहुत ज्यादा ना चढ़ाएं, एक पंखुड़ी भाव के साथ चला दें। भगवान तो वो है कि आप राम राम ना भी कहें, मरा मरा कह दें तो भी भगवान सुन लेते हैं। तो कुल मिलाकर के भाव के आधार पर एक आध पंखुड़ी चढ़ा करके चल दें। नदियों के किनारे गंदगी बिल्कुल ना करें, ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन को, खासतौर से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, दीपाली रस्तोगी को, सुभाष सिंह पांडे को और उसके साथ साथ जितने लोगों ने भी इसमें मदद की, लौट आई हैं बेतवा मैया। तो उम्मीद करते हैं कि बेतवा मैया के साथ साथ नर्मदा मैया को बचाने की भी कवायद सरकार और समाज इसी ताकत के साथ करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। शर्मा जी आपका साधुवाद, राठी जी, योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।